साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज की कक्षा में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट से उन लोभियों का इलाज जो शादी के आड़ में आपको लूट रहे हैं, आपको एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। साथियों शादी में लड़की के घर वाले कुछ सामान जो है देते हैं और ये एक सामान्य परंपरा है हिंदू कस्टम्स के हिसाब से, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण जजमेंट खुमानचंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह स्पष्ट भी किया था कि जो कुछ भी शादी में बतौर गिफ्ट, काइंड एंड कस्टम दिया जा रहा है ये डाउरी नहीं है। बट दुख की बात यह है कि जब विस्फोट होता है या डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट होता है तो प्रतिकार स्वरूप लड़की पक्ष वाले बढ़ा चढ़ाकर लिस्टें दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट के साथ लगाकर ये कहते हैं कि इस सामान को जो है वो रिकवर कराया जाए। ज़रा सोचो कि लड़की गरीब परिवार से, उसके माता पिता जो हैं इनकम टैक्स रिटर्न तक नहीं भरते और वो परिवार ये क्लेम करता है कि शादी में 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक तो खर्च किया गया और इसके अलावा आर्टिकल्स दिए गए 100 अलग, और इन सब आर्टिकल्स को लड़के ने और उसके जो घर वाले हैं उन्होंने मिलकर एक राय होकर के हड़प कर लिया। दुर्भाग्य का विषय यह है कि लड़की जब घर छोड़ती है तो अपना सारा ज्वेलरी समेट के पीयर निकल लेती है। उसके बाद आते हैं युद्ध लड़ने उसके ब्याह पे उसके जीजा जी, उसके साथ साथ आते हैं उसके मामा श्री, और फिर आते हैं उसके भाई साहब, और साथ में आते हैं घर वाले। वो तांडा मचाते हैं, झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि भाई तुमने लड़की का सामान जो है हड़प कर लिया है, तुमको भगवान जो है वो नहीं छोड़ेगा, तुमको कीड़े पड़ेंगे, और अल्टीमेटली गाली गलौज भी आपसे होता है। पूरे मोहल्ले में आपकी इज्जत की ऐसी की तैसी हो जाती है और उसके बाद थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं और वो थानेदार भी बगैर उस रिपोर्ट के वेरिफिकेशन के, बगैर उस लिस्ट के वेरिफिकेशन के, बगैर इनवॉइस वेरिफिकेशन के, केवल मात्र फ़ोटो के हिसाब से आपको जो है सम्मन्स कर लेते हैं और ये कहते हैं कि भैया सामान रिकवर करो। आप चीखते रहते हो, चिल्लाते रहते हो कि सामान तो हमने लिया ही नहीं। वो कहते सामान तो भाई देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है जो लड़की पक्ष की ओर से है कि उनके पास होती हैं फ़ोटोग्राफ। शादी में जो भी सामान दिया जा रहा है आप लेते हो टावेल में रख के, वो देखते हैं कि भाई सामान हमने दे दिया है। अब सामान जो है रिटर्न भी होना है। अब सामान तो वो लेके जा चुकी होती है, क्योंकि अधिकांशतः लड़कियां एक नया लॉकर खुलवा के अपने सारे आर्टिकल्स वहाँ पर रखती है और चोरी छुपे वहीं से आर्टिकल जो है पार कर लेती है। पर चूँकि आप भोले जी वो आपको पता नहीं है और आप भी बस जैसा मेरी पत्नी कहे वैसा सब कुछ ठीक है ये मानते हुए उस अजम्पशन पे आगे चलते हो। बार बार मैं कहता हूँ कि इतना धोखा आजकल हो गया है कि आप विश्वास किसी पे नहीं कर सकते हो। आपको एक एक कदम जो है फूक फूक के चलना होगा। शादी करना आसान है, निभाना उससे भी आसान है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। प्रॉब्लम क्या है कि शादी में एक तो लोभ घुस चुका है और इसके अलावा इंटरवेंशन नाम की बीमारियां भी जो है घुस चुकी है, और हर टाइम लड़की अपने माँ से, अपनी बहन से या अन्य घर वालों से टच में रहती है और वो सारी रिपोर्टिंग जो है उससे लेते रहते हैं। जब डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो मैंने बताया कि उसका जीजा, मामा, उसका भाई आके आपकी भारी बेइज्जती करेंगे, थाने पर भी आपकी बेइज्जती करेंगे और आपको अनशन सुनाएंगे। और जो सामान दिया ही नहीं है या जो सामान दिया है और जो ले गई है उसकी रिकवरी तक करने में वो कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ते हैं। सामान के सस्ते आ रहे हैं आजकल? बिल्कुल नहीं। एक एक आर्टिकल कम से कम है 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का, कहाँ से लाओगे? और सामान नहीं दिया तो पुलिस जो है दबाव बनाती है कि आपको जो है अरेस्ट करेंगे और सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की आपसे इत्तला लेंगे और उसके बाद जो है रिकवरियाँ करेंगे। मतलब अपना माल भी गया, माजना भी गया और अंतोगत्वा किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। जहाँ भी जा रहे हो परेशानी के साथ जो है घूम रहे हो। अपने दोस्तों के पास जा रहे हो कोई मदद नहीं है, अपने रिलेटिव के पास जा रहे हो कोई मदद नहीं है। तो अंतोगत्वा करें क्या? अगर नॉलेज खुद को होगी तो इन दुष्टों से लड़ने में जो है काफ़ी आपको आसानी रहेगी। देखो छोटी सी बात है कि जो लड़की की ओर से मजबूत सेनापति हैं, यहाँ उसकी जो टीम में अंगरक्षक हैं वो हैं उसका जीजा, मामा और उसका भाई। इन तीनों के विकेट जो है आपको उड़ाने पड़ेंगे और इनके विकेट नहीं उड़ाए तो ये आपको तंग करते रहेंगे। ये वैसा ही है कि जैसे दूध पे मक्खियाँ जो बिन बनाती है ना, तो वो करती कुछ नहीं है, दूध का स्वाद भी खराब करती हैं और बिन बनाने से जो आपका कंफर्ट है उसको भी जो है बर्बाद करती हैं। तो अगर इन 3 मक्खियों को उठा के बाहर नहीं फेंका तो ये आपका जीवन जो है बर्बाद करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अंगरक्षक के नाम पर लड़की को इतना मिसलीड करते हैं कि अंतोगत्वा आपको जो है भारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ज़रा सोचो कि लड़की का घर बिगड़ता है, उसके पेरेंट्स को दुख होता है अधिकांश मामलों में, पर ये जीजा नाम की बीमारी इतनी दुष्ट बीमारी है कि ये उनके पेरेंट्स को प्रोवोक करता है कि भाई अपनी मीना में कमी थोड़ी ना है।
अरे कहीं और शादी कर देंगे, इसने तो अपनी मीना की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मीना, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इलिस्ट्रेटिव करके, और भड़काएगा पूरा तबीयत से कि नहीं भैया अलग करना है इसको, तो अलग घर बसाएंगे इसका, कहीं और शादी करेंगे, मीना आंखों में एक है। क्लियर है बात ये। और अल्टीमेटली उनको भड़काकर पूरी कार्रवाई कराने में ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। उसके साथ साथ लड़की का जो मामा है वो डालता है इस आग में घी, और इस घी को और ज़्यादा मात्रा में डालने का काम करता है लड़की का भाई भी। और ये तीनों मिलकर त्रिदेव बनकर लड़की का घर बिगाड़ने में और आपकी बेइज्जती करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। अब ये तीनों जो है कुछ ना कुछ तो करते होंगे, या तो ये इनकम जनरेट करते हैं अपने बिजनेस से या प्रोफेशन से, या अल्टीमेटली किसी ना किसी रूप में सैलरी से। और एक बात बता दूं मैं, हिंदुस्तान में 90% लोग टैक्स इविट करने में, चोरी करने में जो है विश्वास करते हैं। उनका मानना ये होता है कि हम टैक्स भरे क्यों, और उनकी ये गलती हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। और ये हथियार में प्रोवाइड करता है कानून, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 69, 69A, 69B, 69C। ये कहती क्या है, पहले एक थ्योरी समझ लो, उसके बाद इलाज करना कैसे ये मैं आपको समझाऊंगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लोग आधे अधूरे मन से नेगेटिव वे में ये वीडियो देखते हैं ना, उनको रिक्वेस्ट है कि वीडियो मत देखा करो। ये वीडियो केवल मर्दों के लिए है, बुज़दिलों के लिए नहीं। क्योंकि अभी भी अगर आपके दिमाग में ये है कि हम झुक जाएंगे, अरे जीजा ही तो है लड़की का, उससे राजीनामा कर लो, उसको सॉरी फील कर लो, अपनी गिल्टी फील कर लो, तो ऐसे लोग मेंस राइट के लिए अंधकार समान है। ये मेंस राइट को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कायर हों, हमें चाहिए मर्द के बच्चे जो लड़ने में जो है सक्षमता रखते हों। और लड़ने का मतलब एक ही है कि अगले को पूर्ण रूप से नस्तो नाबूद कर दो, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है किसी भी एंगल से। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो घायल शेर की तरह आपको बर्बाद करने में कोई भी कमी जो है नहीं छोड़ेगा। आज हमारे राजा महाराजा थे, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, उनसे गलतियां क्यों हुई थी कि जो दुश्मन थे उन पे हमला किया, अल्टीमेटली जंग को जीते, फिर उनको छोड़ दिया कि भाई जाओ। फिर जब इन पे धोखे से हमला हुआ और ये मुलजिम बने या ये बंदी बने, तो अल्टीमेटली उन्होंने इनको मारने में जो है कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आपको भी जो है कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर जिन्होंने आपके पेरेंट्स पे आरोप लगा दिए, आप पे आरोप लगा दिए, आपको टैग आउट कर दिया कि ये दहेज का लोभी है, दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाला है, आपके पिताजी पे आरोप लगा दिया कि ये बाप नहीं है, ये एक बलात्कारी इंसान है, तो ज़रा सोचो उस परिवार पे क्या बीतती है। क्या ऐसे परिवार में रहकर आप चैन से जी पाओगे जिस परिवार पे आरोप लगे हैं कि वहाँ पर बाप एक बहू का बलात्कार करता है, बाप गंदी हरकतें करता है, उसमें उसका देवर भी इन्वॉल्व है, सास भी इन्वॉल्व है, और इवन जब आपको पता है क्या तो आप भी खामोश हो और आप भी उन सबके साथ मिलकर दहेज की मांग करते हो। सह पाओगे? नहीं सह पाओगे तो लड़ो, और सह सकते हो तो जाके बैठे रहो, जो कुछ चल रहा है चलने दो, और चूड़ियाँ जरूर पहनना हाथ में, ताकि तुम्हें मालूम रहे जिस तरह के हम कायर हैं, हम अपनी जगह एक बेस्ट एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं टू बिकम द कायर कम्युनिटी। और अगर मर्द के बच्चे हो तो पहनो कड़ा खाटू श्याम का, पहनो कड़ा वाहिगुरु का, और नाम लो प्रभु राम का, और जंग के लिए तैयार हो जाओ। अगर जंग नहीं लड़ी तो जिंदगी में अपने आप को जो है माफ़ नहीं कर पाओगे। साथियों, सेक्शन 69 कहता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। ये क्या प्रोविज़न है? वेयर इन द फाइनेंशियल ईयर, कोई फाइनेंशियल ईयर है, उसमें असेसी मींस जो लड़की वाले हैं या लड़की पक्ष के लोग हैं, इसमें इसका जीजा भी है, इसका भाई भी है, इसका मामा भी है, और यही वो दुष्ट हैं जो कहते हैं कि शादी में अधिकांश इन्वेस्टमेंट जो है हम नहीं कराए। या तो ये बनते हैं लोन देने वाले या बनते हैं सामान देने वाले, तो उसका प्रॉपर इलाज है इन धाराओं में। तो इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिकॉर्ड नहीं करा, और इनके खिलाफ जब भी कार्रवाइयाँ होंगी तो ये सोर्स और नेचर ऑफ इनकम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को उनकी इनकम में ऐड करके उनसे इनकम टैक्स जो है वसूला जाएगा। 69A भी यही कहता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी असेसी के द्वारा किसी मनी या किसी ज्वेलरी को या वैल्यूबल आर्टिकल को ओन किया गया है एज एन ओनर, और इस बारे में इंक्वायरी शुरू होती है और उसने इस बारे में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं किया, उसके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वहाँ पर उस टोटल मनी या ज्वेलरी या उस आर्टिकल की वैल्यू को उसकी इनकम में ऐड करके उस पर इनकम टैक्स जो है वसूला जाएगा। 69B भी यही कहता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो ज्वेलरी के हैं या अदर वैल्यूबल आर्टिकल्स के हैं, और असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी होल्ड कर ली और उसका प्रॉपर सोर्स जो है पकड़ में नहीं आता है, तो इस सिनेरियो में उस कंसर्न आर्टिकल की वैल्यू को ऐड ऑन करके इनकम में उस पर इनकम टैक्स जो है वसूला जाएगा। और इसी तरह से जो भी खर्च एक फाइनेंशियल ईयर में हो रहे हैं, अब इनकम कितनी है 2 लाख 3 लाख, इसलिए रिटर्न भी नहीं भरते हैं कई लोग, और खर्चे कितने शादी में कर दिए 25 लाख 30 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, तो ये सब है एक्सपेंडिचर। तो किसी फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंडिचर हुआ है और
वो इनकम से कम है, इस बारे में इंक्वायरी आती है और कोई स्पष्टीकरण नहीं आ पाता है, तो वहाँ पर उस एक्सपेंडिचर को भी इनकम मानते हुए उस पर इनकम टैक्स जो है वसूला जाएगा। तो कितने अच्छे प्रोविज़न जो है कानून में है, तो हम इसका क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्योंकि ये प्रोविज़न 4 बातें जो है सेटल कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि इन्वेस्टमेंट्स हैं, दूसरी बात एक्सपेंडिचर है, तीसरी बात ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट है, चौथी बात मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स है या मॉनेटरी गेन है, या इसके अलावा अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स का गेन हो रहा है बट कोई सोर्स नहीं है, तो वहाँ पर ये सब ब्लैक मनी माने जाएंगे या मनी ट्रायल्स का हिस्सा माने जाएंगे और वहाँ पर जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर कानूनी कार्रवाइयाँ भी सुनिश्चित होंगी। साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने अनेकों ही जजमेंट में ये कहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका प्रॉपर सोर्स जो है दिखाई देना चाहिए, जो भी गेन है उसका प्रॉपर सोर्स दिखाई देना चाहिए। अगर वो दिखाई नहीं देगा तो 69 या 69A या 69B या 69C में जो कंसर्न इनकम टैक्स का ऑफिसर है उस असेसी के ऊपर ना केवल पेनल्टी लगाएगा अपितु उस एलिज्ड वैल्यू को उसकी इनकम में जोड़कर उस पर टैक्सेशन भी जो है वो क्लेम कर सकता है। क्लियर है? और कई बार ऐसे केसेस भी देखे हैं मैंने कि जहाँ पर लड़की पक्ष के जो घर वाले हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमने तो खर्चा करा ही नहीं है, खर्चा करा है मौसी जी ने, खर्चा करा है मामा जी ने, खर्चा करा है जीजा जी ने। तो उनका रास्ता है 69D के अंदर, ये कहता है कि अगर किसी फॉर्म में मनी को जो है बोरो किया गया, ठीक है जी, और मनी जो है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर तरीके से जो है वो शो नहीं किया गया है कि किस तरह से इसको बोरो किया गया है, और जब भी इंक्वायरी आएगी इसका प्रॉपर सोर्स जो है वो नहीं बता पा रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने जो है मनी ट्रायल किया है और इस सिनेरियो में जो एलिज्ड अमाउंट है उसको इनकम मानते हुए उस पर इनकम टैक्स जो है वसूल लिया जाएगा। तो कहने की बात है कि जब प्रोविज़न है इस तरह की समस्याओं से डील करने के लिए तो हम क्यों घबराते हैं? अब हमें करना क्या है कि जो लड़की का जीजा है या लड़की का मामा है या लड़की का भाई है उन पर धुआंधार अटैक शुरू करो, और इवन जो लड़की के माता पिता हैं उन पर भी अटैक शुरू करो कि शादी में इतना खर्चा तो आपने कर दिया जैसा आप कह रहे हो, पर इसका सोर्स क्या, नेचर क्या है। तो वहाँ पर ये 5 धाराएं, 4 तो जो मेजर है वो, और 5वीं इन केस वो कहते हैं कि हमने उधार लिया है फला फला से, उस स्नैरियो में ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। नोटिस में आपको 3 बातें पूछने की, शादी में जो आपने दान देश दिया जैसा लिखा है आपने अपनी कंप्लेंट में या कोर्ट कार्रवाई के अंदर, तो ये जुडिशियल एडमिशंस हैं। इस स्नैरियो में सेक्शन 17 और सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट का लागू होता है और आप अपने वर्जन से हॉस्टाइल नहीं हो सकते हो, मींस उसको पलट नहीं सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो सोर्स नहीं बता पा रहे हैं या उसका जवाब नहीं देते हैं तो वहाँ घबराने की बात नहीं है। बाय द वर्च्यू ऑफ गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ जो है एडवर्स प्रिजम्पशन जाएगा। इवन कोर्ट में भी जाकर आप इस बारे में जिरह कर सकते हो और सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत जो है शक्तियों का उपयोग करवा सकते हो कोर्ट से, क्योंकि आपका एक बेसिक राइट है टू गेट द फेयर ट्रायल। अगर जो ये कहते हैं कि हमारा ये सोर्स है हमने एक्सपेंड कर दिया पर ये लाए कहाँ से पैसे, ये बिल होना पर्याप्त नहीं है, उस बिल के अगेंस्ट में सोर्स ही बताना पड़ेगा। अगर सोर्स नहीं है तो वहां पर इनके विरुद्ध जो है सक्षम कोर्ट से कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी ही होगी। इसके अलावा आपको मैं बात कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स अधिकारियों के समक्ष भी इनके विरुद्ध कार्रवाई करो, जिसके लिए आपको मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब भी आपकी शादी हो चुकी है तो लड़की का पैन कार्ड नंबर आपकी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कंप्लेंट करोगे तो ये पैन कार्ड जो है रेफरेंस बनेगा। और एक बात ये बता दूं कि हर पैन कार्ड के संबंध में एक पर्टिकुलर सर्किल होता है और उस सर्किल का कंसर्न जो है असेसमेंट ऑफिसर होता है, जहां पर आपको जो है शिकायत करनी है। अगर वो नहीं शिकायत पर अमल करते हैं तो उसको रिमाइंडर देना है, लगातार फॉलोअप करना है, और इसके अलावा उसको एक कंपेल करना है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए। तब भी वो नहीं करता है तो आपको हाईकोर्ट जाके प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट करानी है, क्योंकि ऐसे जजमेंट हैं अस्तित्व में जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि इतना ज़्यादा ब्लैक मनी अगर जनरेट हो रहा है तो उस सिनेरियो में जो लड़की पक्ष है उस पर कानूनी कार्रवाइयाँ इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है सुनिश्चित होनी चाहिए। अब इस यज्ञ में क्या होगा कि लड़की का जो भाई है या उसका मामा है या जीजा है, इनको टेंशन हो जाएगी, भाई अगर हमारे विरुद्ध भी कार्रवाई हो गई या हमारे विरुद्ध भी जो है इस तरह के नोटिस आना शुरू हो गए तो हमको जो है पीछे हटना ही पड़ेगा, और जैसे ये पीछे हटते हैं वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। और ऐसे अनेकों ही केसेस में इन एक्सपेरिमेंट्स को करके देखा गया है, तो लोग सफल भी हुए हैं। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि आप एक बार नोटिस देते हो फिर आप फॉलोअप नहीं करते हो, ये बड़ी गलती है आपकी। सबसे पहले आपको नोटिस देना है लड़की वालों को, फिर उसको नोटिस देना, रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर, 5 बार तक आप रिमाइंडर नोटिस जो है जारी कर सकते हो, उनको कंपेल कर सकते हो टू गिव द आंसर। क्योंकि मजाक नहीं है कि उन्होंने कुछ चीज़ लिख के रख दी और उस पर वो चुप बैठ जाए, उनको सोर्स और नेचर जो है बताना होगा। अगर वो सोर्स और नेचर नहीं बता पा रहे हैं तो जहाँ से वो एम्प्लॉयमेंट्स ले रहे हैं उन पर भी जो है अटैक करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके एम्प्लॉयर उनके थ्रू जो है ब्लैक मनी जो है जनरेट कर रहे हो।
इसके अलावा अगर वो प्रॉपर रिटर्न मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट लेस स्ट्रेंथ पे जो है दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर अजम्पशन आएगा कि यहाँ पर जो है मनी ट्रायल हुआ है। और मैंने कई केसों में ऐसा भी देखा है कि लड़की वालों ने अपने मामा या लड़की की जीजा पे बेस बना के जो उनकी बिजनेस की इनकम थी उसको तक रूट कर दिया कि ये शो करने के लिए सब सारा खर्चा जो है शादी में हो गया। जब उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई तो अल्टीमेटली मालूम पड़ा कि भाई हमसे जो है गलतियाँ हो गई। तो कहने की बात है कि चीज़ें आसान है, करके आपको देखनी होगी, लगातार जो है रिमाइंडर देने होंगे। इसके बाद जो असेसमेंट ऑफिसर्स हैं उनके पास जाके कार्रवाई करनी होगी। वो नहीं करते हैं तो आपको हाईकोर्ट जो है जाके कार्रवाई करनी होगी और निश्चित तौर पर ये कार्रवाइयाँ होती ही होती हैं। प्रॉब्लम है कि हम लोग फॉलोअप नहीं करते हैं, नोटिस बार बार नहीं देते हैं, तो वो जो है शांति से बैठ जाते हैं। उनको कंपेल करो कि जो भी क्लेम रेज हुआ है उसके बारे में सोर्स और सब्सटेंस देवें। अगर वो नहीं देते हैं तो वहाँ पर आपको ही जो है फ़ायदा होगा और अंतोगत्वा दिक्कतें इनके लिए ही होने वाली है। तो कुल मिला के मैं एक सारभूत चीज़ कह सकता हूँ कि कानून में प्रोविज़न है, हम लोग यूज़ करते नहीं है, अल्टीमेटली जो है हार जाते हैं। आज लड़के अगर हार रहे होते तो हर लड़का जो है जेल में होता, हर लड़का जो है कोर्ट से जो है बिल्कुल आउट हो गया होता। आपको मैं एक बात बता दूं, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 70% मामलों में लड़कों के पक्ष में जो है डिसीजन है। नहीं मानना तो आप नेट से निकालो, फैसले निकाल के देख लो। लड़के इसलिए हार जाते हैं कि ढंग से या तो प्लीड नहीं करते हैं, या वो ड्राफ्टिंग नहीं करते हैं, या फॉलोअप नहीं करते हैं, या आधे मन से लड़ते हैं, या कई बार फिजिकली मेंटली और इकोनॉमिकली फिट नहीं हो पाते हैं टू कंटेस्ट एंड टू चेज सच टाइप ऑफ लिटिगेशंस। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, तरीके से लड़ रहे हैं, तरीके से आपको मालूम है कि करना क्या है और इनकम टैक्स के एंगल से आप उखाड़ना जानते हैं ऐसे दुष्टों को, तो निश्चित तौर पर आपको जो है राहत मिल जाएगी। ये प्रोविजंस बड़े काम के हैं। जब भी नोटिस दें तो इनका रेफरेंस ज़रूर दें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका रिटर्न भी जो है आप क्लेम करें कि पिछले 3 साल 5 साल 7 साल में आपने करा क्या है। अगर ये बातें स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित तौर पे यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, यहाँ पर मनी ट्रायल हुआ है, तो इनके लिए भी जो है घातक स्थिति है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैन कार्ड को ब्लॉक करने के लिए भी आप कार्रवाई करो, क्योंकि ये लोग जो है बिजनेस की आड़ में, मतलब ये बिजनेस कर नहीं रहे हैं, केवल बिजनेस शो कर रहे हैं, उसकी आड़ में मनी लॉन्डर कर रहे हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करके। तो अगर इनका पैन कार्ड भी आपने ब्लॉक करा दिया या उस कार्रवाई को भी आपने निश्चित तौर पे जो है अमल में लेकर आ गए, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। बट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉपर करो, कॉरेस्पॉन्डेंस जो है तरीके से करो। और ऐसे कई नियम हैं, कई कानून हैं इवन गवर्नमेंट के भी, कि अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाया जाता है तो वहाँ पर उसका पैन कार्ड भी ब्लॉक हो जाएगा। अगर पैन कार्ड ही ब्लॉक हो गया तो बचेगा क्या, जिंदा लाश बन जाएगा वो। तो कुल मिला के कार्रवाइयाँ करो, निश्चित तौर पे करो, सोच समझ के करो, क्लेवर माइंड से करो और कानून पढ़ते हुए करो। जितनी आप स्पेसिफिकेशंस लिखोगे, जितना आप कानून से लिखोगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और इसका जवाब कौन देगा? अधिकांश वकील तो इनकम टैक्स नहीं जानते, मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ। सीए के पास वो लोग जाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे इनको करना क्या है, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑथेंटिकेशन नहीं है, उनके पास प्रॉपर अकाउंट से नहीं है, तो कहीं भी उनको हेल्प नहीं मिलने वाली है। केवल अब आपका साहस है कि आप कार्रवाई कैसे करते हो। जिन्होंने आपका बुरा किया है उनका आपको बुरा नहीं करना है, उनको ख़त्म ही कर देना है, बट कानूनी एंगल से। पर कानूनी एंगल वो नहीं है कि आप किसी को जाके मार रहे हो या किसी को जो है फिजिकली हर्ट कर रहे हो। अगर कानून की लड़ाई आप लड़ रहे हो, उनको नोटिस दे रहे हो, नोटिस के बाद आप कानूनी कार्रवाई अमल में ले रहे हो और उनका कानूनी इलाज कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको इस बात की पूर्ण संतुष्टि होगी कि मैंने लीगल कार्रवाई करी और जिसके तहत इनके विरुद्ध जो है सक्षम अथॉरिटी से जब कार्रवाइयाँ हुई तो इनको परिणाम भुगतना पड़ा कि जो कोई भी झूठे लिटिगेशन लेकर आएगा या फैब्रिकेशंस करेगा तो कितने गंभीर कानूनी परिणाम जो है भुगतने को पड़ सकते हैं। एक बात मैं आखिरी में स्पष्ट करना चाहूँगा, इवन रजत बनाम नेहा में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट दे रखा है, उसके आखिरी में पढ़ना आप कि अगर मैंने झूठ बोला, फैक्ट छुपाए, कंसील्ड करे, मैनिपुलेट करे तो मेरे विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जब इतनी चीज़ें कोर्ट ने दे रखी हैं आपको, तो केवल उसकी जो वैल्यू है उसमें ऐड ऑन तो करना है आपको, तो ये चीज़ें आपको ऐड ऑन करने में जो है हेल्प करेंगी। तो जो लोग गलत हैं उनको सबक सिखाना होगा। अगर सबक नहीं सिखाया, केवल कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने लड़की को छोड़ दिया या कुछ अमाउंट दे दिया, तो इन लोगों के मुंह में जो है खून लग जाएगा और फिर ये कोई और शिकार करेंगे, उसको भी जो है लूटेंगे, तो हम अपने ही लोगों को अपने हाथ से जो है गवा देंगे। तो जिन्होंने गलत किया है उनको एंड तक नहीं छोड़ना है, उनको ये सबक मालूम होना चाहिए कि अगर हमने गलत किया है तो कितना भारी परिणाम जो है हमें भुगतना पड़ सकता है। इफ़ दे आर नॉट जेन्युइन, डू नॉट रिक्वायर टू बी जेन्युइन। अगर वो जेन्युइन है तो हम जेन्युइन रहेंगे, अगर वो जेन्युइन नहीं है तो हम हर तरीके से लड़ेंगे और अपने सारे एफर्ट से हम मेंस राइट को बचाने का जो है पूर्ण प्रयास करेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक ने आपको काफ़ी हद तक कंसेप्चुअली एनलाइटन किया। इन चीज़ों को करके देखना, सफलता मिलेगी, पर करना तरीके से, क्योंकि अगर गलत सलत तरीके से करोगे और प्रॉपर जो है आप वर्कआउट नहीं करोगे तो वहाँ पर आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये जो राहत कानून में है ये तभी मिलेगी जब इसका सही उपयोग किया जाए। भाई बंदूक हमारे हाथ में है,
अगर चलाना आती नहीं है तो खुद को घायल कर दोगे, पर प्रॉपर चलाना आती है बंदूक आपको तो निशाने को जो है हिट कर दोगे। तो ये कानून की जो है गन्स है। अगर जो आपको तंग कर रहे हैं, जिन्होंने बुरा किया है और एक्सॉर्बिनेंट क्लेम जो है जनरेट किए हैं, उनका इलाज करने में और वास्तविकता सामने लाने में ये रेमेडीज़ जो है काफ़ी कारगर हैं। तो इनका उपयोग करो और राहत जो है कानून में आप ले सकते हो। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।